हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग समास का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम दो समास के दो भेद, जो द्वंद्व समास है और बहुव्रीहि समास है, उस समास को आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टूडेंट, ये जो हमारा पांचवा भेद है समास का, द्वंद्व समास। अब इस समास में हम जानते हैं कि इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान होते हैं और उत्तर पद भी प्रधान होते हैं। ठीक है, इसके कुछ पॉइंटों को हम समझ लेते हैं। जिस समस्त पदों में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि इस समास में जो है दोनों ही पद प्रधान होंगे, जैसे मैंने कहा पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। दूसरा है, विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और, या, तथा, अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस समास के अंतर्गत जब हम समास का विग्रह करेंगे, यानी कि समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे, तो उस विग्रह करने के बाद दोनों पदों के बीच में, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों के बीच में और, या, तथा, अथवा जैसे योजक शब्द, यहाँ पे योजक शब्दों का इस्तेमाल होगा, प्रयोग किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः और जो ये योजक जो पद है, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि सरल शब्दों में इसे जोड़े वाला समास भी कहा जाता है। यानी कि सरल शब्द में हम समझ सकते हैं कि इस द्वंद्व समास को हम जोड़े वाला समास भी कहते हैं। नेक्स्ट है, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, इसकी पहचान है ये। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, दोनों पदों के बीच में, यानी कि उत्तर पद और पूर्व पद, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह देखिए ऐसा होता है, हल्का सा डैश होता है, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। ये योजक चिन्ह उन दोनों के बीच में लगा हुआ होता है। ठीक है, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। लास्ट है, लेकिन इसके कुछ समस्त पद बिना योजक चिन्ह के भी लिखे जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि इस समास में जो समस्त पद होते हैं उसमें योजक चिन्ह जो है वो लोप होता है, वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो इसी समास के अंतर्गत आता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आप द्वंद्व समास में इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में समास की विशेषता भी पूछ लेता है, तो उसके अंतर्गत आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, मैंने बहुत सारा उदाहरण लिया है, इतना सारा मैंने उदाहरण लिया है कि जिससे कि आप किसी तरह का भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो इस समास के अंदर। इस साइड जितने भी हैं वो समस्त पद हैं और इस साइड उसके विग्रह हैं। ठीक है, तो पहले है भूख प्यास। अब देखिए स्टूडेंट, भूख प्यास के बीच में ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, यानी ये इसकी पहचान होगी, हम पहचान गए कि ये कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास है। अब इसका विग्रह हम कैसे करेंगे, भूख और प्यास, इसमें और जो है ये क्या है, हमारा योजक पद हो गया, शब्द हो गया। ये योजक शब्द, इसमें जब हम विग्रह करते हैं तो योजक शब्द इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, और इसके जो समस्त पद होते हैं, ये जो है ये हमारा क्या हो गया, योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह होते हैं। ठीक है, इसको देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। ठीक है, नेक्स्ट है छली कपटी, बीच में योजक चिन्ह है, तो इसका क्या विग्रह हो जाएगा, छली और कपटी। नेक्स्ट है आना जाना, बीच में योजक चिन्ह है, आना जाना बीच में योजक चिन्ह है, तो इसका हो जाएगा आना और जाना, और हो गया। उसके बाद खोना पाना, योजक है, चिन्ह लगा हुआ है, इसका हो जाएगा खोना या पाना। यहाँ पे देखिए य का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना, य, अथवा, ये सारे योजक शब्दों का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है खट्टा मीठा, तो क्या हो जाएगा, खट्टा या मीठा। ठीक है, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, ये इसका विग्रह हो जाएगा। जीत हार, बीच में योजक है, सब में योजक चिन्ह लगे हुए हैं, जीत या हार। ठीक है, राधे श्याम। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे राधे श्याम, इसके बीच में कोई भी योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है ना, जैसे सब में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये द्वंद्व समास नहीं है। ये देखिए राधे और श्याम, दो पद हो गए, राधे और श्याम, तो इसका हम विग्रह कैसे करेंगे, राधा और श्याम, और योजक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरह हम ये जो हमारा राधे श्याम है वो इसी समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है हमारा सीताराम। अब यहाँ पे देखिए सीताराम, इसमें भी कोई योजक चिन्ह नहीं है, तो इसका क्या विग्रह हो जाएगा, सीता और राम। ठीक है, नेक्स्ट है लाभा लाभ। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी कोई योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ और अलाभ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा अलाभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सत्यासत, इसमें भी कोई योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सत और असत। ठीक है, उसका देवासुर। अब यहाँ पे देखिए देवासुर में भी किसी तरह का कोई योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो हम कैसे पहचानेंगे, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देव और असुर, देव और असुर। ठीक है, जो कि एकदम द्वंद्व समास। उसका नागा अर्जुन, यहाँ पे देखिए नागा अर्जुन, इसका जब हम विग्रह करेंगे नाग और अर्जुन। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, इस सारे जब हम विग्रह करेंगे तो योजक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, और पहचानने के लिए हमको योजक जो चिन्ह होते हैं उसको देख के हम पहचान सकते हैं, और कभी कभी योजक चिन्ह नहीं होते, लेकिन दोनों पद हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है। ठीक है, द्वंद्व समाज है, इसमें या तो एक दूसरे के पूरक होंगे या तो फिर दोनों ही समान महत्व के होंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं राधे श्याम, सीताराम, देवासुर, नागार्जुन, इसमें क्या ये दोनों ही समान महत्व के हैं, इसमें ना कोई एक बड़ा है ना कोई एक छोटा है। ठीक है, और हम ऊपर में देखेंगे कि ठंडा गरम, जीत हार एक दूसरे के विपरीत वाले हैं।
तो इस तरह हम इन सबको पहचान सकते हैं कि ये हमारा द्वंद्व समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट समास की ओर। हमारा अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। ये हमारा समास का आखिरी भेद है, लास्ट भेद है। अब देखिए स्टूडेंट, इस समास में जो है हमारे न पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद प्रधान होगा। प्रधानता किसकी होगी? किसी अन्य तीसरे जो है किसी अन्य पद की प्रधानता होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अन्य पद की प्रधानता यानी कि कोई और दो, पहला और दूसरा पद में से कोई नहीं, किसी तीसरे पद की प्रधानता होगी। ठीक है, कैसे वो भी हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ इसके पॉइंट लिखे हैं जो कि इस समाज को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में विशेषता वगैरह भी पूछ लेता है, तो उसके लिए आपको इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। अब देखिए स्टूडेंट, इस समाज में जिस समाज का अंत पद प्रधान होता है, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि इसमें दोनों ही पद प्रधान ना हो के कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें अधिकांशतः पौराणिक पात्र, ठीक है, देवी देवताओं के नाम आते हैं। कोई भी देवी देवता हो, जैसे कि शिव, पार्वती, या फिर किसी पुराने पात्रों के नाम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के अधिकांश शब्द आते हैं। अब यहाँ पे देखिए तीसरा है, कई बार विग्रह के अंत में जिसका, जिसकी, जिसके, जिनके आदि आकर के अन्य पदों की ओर संकेत करता हो। यानी कि कई बार ऐसा होता है जब हम समास का विग्रह करते हैं, यानी कि समास का जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने के बाद अंत में जिसका, जिसकी, जिसके, जिनके, ये सारे जो शब्द आ करके किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हों। ठीक है, यानी किसी दूसरे पद की ओर संकेत करते हों। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इसी चीज़ को उदाहरण से भी समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है हमारा त्रिलोकीनाथ। ये देखिए स्टूडेंट, ये त्रिलोकीनाथ जो समास पद है, ये कोर्स बी का जो सैम्पल पेपर है उसमें भी ये पूछा गया है। तो इसका हम विग्रह कैसे करेंगे? विग्रह हो जाएगा, तीनों लोगों के नाथ हैं जो, अर्थात तीनों लोगों के नाथ हैं जो, अर्थात कौन? यानी विष्णु जी। यहाँ पे क्या है? विष्णु जी। यानी कि इसमें से कोई भी पद प्रधान ना होकर के किसी अन्य यानी विष्णु जी के बारे में बात की जा रही है, उसी की ओर संकेत किया जा रहा है। तो ये हमारा किस में आ गया? ये हमारा बहुव्रीहि समास में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज, चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु जी। यानी कि चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु जी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। यानी कि विष्णु जी क्या है? देवी देवता का ही नाम है। ठीक है, इसमें तीसरे यानी कि अन्य पद की प्रधानता है, विष्णु जी की प्रधानता है। इसमें से न पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर आते हैं। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी। चक्र को कौन धारण करता है? विष्णु जी ही धारण करते हैं। तो इस तरह इसका ये विग्रह हो गया, यानी कि यहाँ विष्णु जी की प्रधानता हो रही, किसी अन्य पद की प्रधानता हो रही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विषधर। विषधर का हम विग्रह कैसे करेंगे? विष को धारण करने वाला, अर्थात शिव जी। विष को धारण करने वाला अर्थात शिव जी, यानी कि विष को कौन धारण करता है? शिव जी ही धारण करता है। यानी ये भी हमारे क्या हो गए? देवी देवता ही हो गए। नेक्स्ट हमारा त्रिलोचन। त्रिलोचन, इसका हम विग्रह कैसे करेंगे? तीन है लोचन जिनके, लोचन मीन्स होते हैं आँखें, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव जी। यानी कि शिव जी का ही तीन आँखें होते हैं, है ना। त्रिलोचन उन्हीं को बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अन्य पद में विष्णु जी, विष्णु जी, विष्णु जी, शिव जी, शिव जी, यानी कि हमारे जो देवी देवता हैं उनके ही नाम आ रहे हैं। यानी कि इस जितने भी समास पद हैं हमारे, उसमें से न पहला पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है। प्रधान कौन है? तीसरा पद ही प्रधान है। तो इस तरह ये हमारा समास है। और मैंने उदाहरण इसके लिखे हैं जिससे कि और अच्छे से आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने कुछ और उदाहरण लिखे हुए हैं। इस उदाहरणों को समझने के बाद आप इस समास को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब है नेक्स्ट है हमारा पीताम्बर। ठीक है, इसका हम विग्रह कैसे करेंगे? पित अंबर वाला, अर्थात कृष्ण जी। यानी कि पीला वस्त्र कौन धारण करता है? अंबर मीन्स होता है वस्त्र, यानी पीला वस्त्र धारण करने वाला विष्णु जी भी पीला वस्त्र धारण करते, कृष्ण जी भी पीला वस्त्र धारण करते। तो यहाँ पे कृष्ण जी की प्रधानता हो रही है। ठीक है, अब है वंशीधर। वंशी मीन्स होता है बाँसुरी, जो बाँसुरी बजाते हैं कृष्ण जी, तो वही वंश धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण जी। यानी कौन? तीसरा पद कौन हो गया? अन्य पद कौन हो गया? कृष्ण जी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है गजानन। गजानन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे हो जाएगा? गज के समान आनंद, आनंद मीन्स होता है मुख, है जिनका, अर्थात गणेश जी। यहाँ पे देखिए जिनका आया है। ठीक है, और तीसरा यानी कि गणेश जी की प्रधानता है, यानी कि गज के समान जिसका मुख है। तो कौन है वो? गणेश जी हैं, उनका ही मुख गज के समान है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गणेश जी, यहाँ पर भी आप देख रहे सारे देवी देवता का ही नाम आ रहे हैं। उसके बाद आता है नीलांबर। नीला है अंबर जिनके, अर्थात शनिदेव जी। यानी कि नीला वस्त्र धारण करने वाले कौन है? तो वो शनिदेव भगवान है, वही नीला वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि अर्थात शनिदेव। यहाँ पे शनिदेव यानी कि तीसरे पद की प्रधानता हो गई। उसी प्रकार नेक्स्ट है चंद्रमुखी। अब यहाँ पे इसका विग्रह हम कैसे करते हैं? चंद्रमा के समान मुख वाली, या ये भी ऐसा भी विग्रह हो सकता है, चंद्रमा के समान मुख है जिसका या जिसकी। ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा? वो हमारा बहुव्रीहि समास होगा, यानी कि चंद्रमा के समान उसका मुख है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए अर्थात वगैरह नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एक तरह से बताया जा रहा है कि चंद्रमा के समान उसका मुख है। यानी कि चंद्रमा एक हमारी तो बहुत, जिसको कि हम बहुत सुंदर यानी बहुत सुंदर वस्तु मानते हैं, तो वो उसका जो मुख है किसके समान है? चंद्रमा के समान। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चंद्र के समान मुख वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है
सुमुखी। सुमुखी का जब हम विग्रह करेंगे तो सुंदर मुख है जिसका, है ना, कि जिसका बहुत सुंदर मुख है, तो वो उस तरह के जो समस्त पद होते हैं वो भी किसमें शामिल किए जाते हैं, बहुविग्रही समाज में ही शामिल किए जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है मृगलोचनी। देखिए मृगलोचनी यानी कि जो मृग होती है उसकी आंखें बहुत सुंदर होती है, तो यहाँ पे है इसका विग्रह हम कैसे करेंगे, मृग के समान लोचन है जिसका, यानी कि कोई भी लड़की है या उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं तो क्या बोलते हैं कि इसकी आंखें कितनी सुंदर है, जैसे मृग के समान, तो उसी तरह हो गया इसका विग्रह कैसे हो गया, मृग के समान लोचन है जिसके, जिसका या जिसके, तो ये क्या हो गया मृगलोचनी। ठीक है, उसके नेक्स्ट आता है दशानन। यहाँ पे दश का अर्थ होता है 10, यानी कि सर, जिसका 10 सर है, तो उसका हम विग्रह कैसे करेंगे, 10 है आनंद जिनके, अर्थात रावण, यानी कि रावण का ही जो सर है वो 10 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सारे उदाहरण में आप देख रहे हैं या तो किसी देवी देवता का ही नाम आ रहा है या चंद्रमा या मृगलन लोचनी, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यानी किसी न किसी जो प्रसिद्ध चीज़ है उससे उसके समान ही उसमें संकेत किया जा रहा है। तो इस सारे उदाहरण को आप अच्छे से समझ के पढ़ करके आप ये स्पष्ट रूप से इस समाज को क्लियरली समझ सकते हैं कि जैसे कि इस समाज को पहचानने में किसी तरह का कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, अब आगे स्टूडेंट, इसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को बताऊंगी जो कि जितने भी समाज के भेद हमने पढ़ा है उसमें आपको ये बहुत ही मदद करेगा पहचानने में, स्पेशली पहचानने में मदद करेगा कि ये किस तरह का समाज है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट हम इसमें समझ लेते हैं। जैसे समाज की पहचान में विग्रह का बहुत महत्व होता है। अब हमने यहाँ पे जो 6 का 6 भेद हमने पढ़ा है समाज का, हमको समाज को पहचानना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे से उसका विग्रह कर सकें, क्योंकि विग्रह करने के बाद ही हम अच्छे से समझ पाते हैं कि ये हमारा कौन सा समाज होगा। ठीक है, इसलिए हमको विग्रह पे बहुत अच्छे से फोकस करना होता है। दूसरा इसका पॉइंट है, विग्रह के आधार पर एक ही शब्द के दो अलग अलग समास हो सकते हैं। यानी कि जब हम विग्रह करते हैं तो उस विग्रह के आधार पर ही कभी कभी एक ही शब्द के 2 समास संभव हो सकते हैं, है ना, कि 2 तरह के समास संभव हो सकते हैं, क्योंकि हम विग्रह ही उसका इस तरह करते हैं कि या तो वो किसी समास के अंदर आए या फिर उस समास के अंदर, यानी ये दोनों समास के अंतर्गत भी आ सकता है। समझ गए होंगे ये पॉइंट को, हम उदाहरण से समझते हैं तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने एक समास पद लिया है पुण्य आत्मा। ठीक है, पुण्य आत्मा, ये हमारा समाज, हमको पहचानना है ये किस तरह का समाज। तो हमको ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा किस तरह का समाज। जब हम इसका विग्रह करेंगे, अगर हम विग्रह करते हैं पुण्य है जो आत्मा, पुण्य है जो आत्मा, अगर इस तरह हमने किया तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। क्यों कर्मधारय समास हो गया, क्योंकि हमने कर्मधारय समास में क्या पढ़ा था, है जो, है ना, के समान, रूपी, इस तरह के शब्द आते जब हम विग्रह करते हैं तब। ठीक है, अब उसमें क्या है, विशेषण और विषय, उपमेय और उपमान का संबंध भी होता है। तो यहाँ पे विशेषण और विषय का संबंध हो रहा है। और दूसरा पहचानने का है जो, ये है ना, है जो, ये यहाँ पे विग्रह करने पर आया, तो इस तरह ये हमारा हो गया कर्मधारय समास। अगर हम इसको कर्मधारय समास लिखते हैं इस समास पद का तो भी राइट है। और नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा मैंने विग्रह किया है, पुण्य है आत्मा जिसकी। अब यहाँ पे देखिए जिसकी, ये शब्द आता है, ये शब्द हमारा किस में आता है, बहुव्रीहि समास में ही ये शब्द हमारा आता है। तो उस प्रकार ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, क्योंकि इसमें किसी तीसरे यानी कि किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। पुण्य है आत्मा जिसकी, है ना, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। तो इस तरह ये हमारा बहुव्रीहि समास हो गया। इस तरह ये जो हमारा एक ही शब्द है, लेकिन इसके जो समास हैं 2 हो सकते हैं। अगर हम कर्मधारय समास इस तरह विग्रह करके कर्मधारय समास लिखते हैं तब भी हमारा सही होगा, और इस तरह विग्रह करके हम बहुव्रीहि समास लिखते हैं तब भी हमारा सही होगा। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह उसका विग्रह कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं, सुबुद्धि। अब यहाँ पे देखिए सु का अर्थ होता है अच्छी बुद्धि वाला। तो यहाँ पे हम कैसे विग्रह बनाए, सु है जो बुद्धि, है जो, है ना, है जो, यहाँ पे विशेषण और विषय का संबंध है, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। दूसरा विग्रह हमने क्या है, सु है बुद्धि जिसकी, है ना, जिसकी, ये हमारा बहुव्रीहि समास हो गया, यानी कि किसी अन्य पद की प्रधानता हो रही है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पीताम्बर, पीताम्बर इसका क्या हो जाएगा, पीला है अंबर, सॉरी पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, यहाँ पे है जो, यानी कि हमको स्पष्ट समझ में आ गया कि कर्मधारय समास है। और यहाँ पे विशेषण विषय का भी संबंध है जो, रूपी, के समान, ये सारे जो शब्द हैं कर्मधारय समास में ही आएंगे जब हम विग्रह करेंगे तो। ठीक है, अच्छा दूसरा हमने विग्रह किया है, पीला है अंबर जिनके। अब यहाँ पे देखिए जिनके शब्द आया है ना, तो जिनके हमारा किस में आता है, हमारा बहुव्रीहि समास में आता है। तो यहाँ पे है पीला है अंबर जिनके, अर्थात विष्णु जी। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, क्लियर। लास्ट है तिरंगा। अब तिरंगा का एक विग्रह हमने क्या किया है, 3 रंगों का समाहार। अब यहाँ पे देखिए 3 रंगों का समाहार, समास शब्द जो आता है या समूह शब्द जो आता है वो किस में आता है, वो हमारे दीर्घु समाज में आता है। दीर्घु समाज में क्या होता है कि हमारा जो पहला पद होता है वो हमारा संख्यावाचक होता है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दीर्घु समास हो गया। दूसरा है हमारा 3 रंगों वाला
अर्थात राष्ट्र ध्वज। दूसरा वीडियो हमने क्या किया है, 3 रंगों वाला, अर्थात कि हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो 3 रंग का ही है। तो यानी ये क्या हो गई, यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो गया। क्यों, यहाँ पे हमारे राष्ट्र ध्वज की बात की जा रही है, यानी कि तीसरे पद की, यानी कि अन पद की, यानी राष्ट्र ध्वज की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, हमारा बहुव्रीहि समास हो गया। तो इस तरह आप समझ गए होंगे बहुव्रीहि समास में और कर्मधारय समास में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। ठीक है, इस तरह मैंने समास के सारे भेद अच्छे से आपको बता दिए हैं, उसमें कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। साथ ही साथ मैंने ऐसे उसको नोट्स ये बनाया है जिससे कि अगर आपके एग्जाम में विशेषता वगैरह पूछता हो कि उदाहरण के साथ इसकी विशेषता लिखिए, इस समास की विशेषता लिखिए, तब भी आप इस नोट्स को पढ़ करके लिख सकेंगे। ठीक है।